मिला टाइम्स में खुशामदीद। शर्जील इमाम, उमर खालिद, मीरान हैदर, गुलफशा फातिमा, खालिद सैफ़ी और इस तरह के वो तमाम लोग जो पिछले 5 सालों से जेल में बंद हैं, जिनको कहीं से भी ज़मानत नहीं मिल रही है। ये जेल में क्यों बंद है, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। पुलिस भी अब तक जवाब नहीं दे सकी कि पिछले 5 सालों से जेल में बंद क्यों हैं, इनका जुर्म क्या है, इनका गुनाह क्या है। और अगर देखा जाए तो इनका जुर्म और गुनाह सिर्फ इतना है कि मुसलमानों के उभरते हुए लीडर हैं, मुसलमानों की आवाज़ हैं और मुसलमानों के मुद्दों पर खुलकर बातचीत कर रहे थे। मुसलमानों को एक नई लीडरशिप मिल रही थी, इसलिए इनको जेल में डाल दिया गया। और दिल्ली हाई कोर्ट से दो मरतबा इनकी ज़मानत की अर्जी खारिज हो चुकी है। लोअर कोर्ट से इनको ज़मानत नहीं मिल सका और एक मरतबा फिर जब दिल्ली हाई कोर्ट से 2 सितंबर को इन सब को ज़मानत नहीं मिली तो इन सब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का दरवाज़ा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से इंसाफ की उम्मीद लगाई है, लेकिन वहाँ भी इनकी बेल की एप्लीकेशन को लगातार टाला जा रहा है। सुनवाई की तारीख आगे बढ़ती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में इससे पहले भी उमर खालिद ने बेल के लिए पिटीशन दायर की थी, लेकिन 14 मरतबा सुनवाई टल गई। कभी जज साहब तशरीफ़ नहीं ला रहे हैं, कभी कोई और बहाना, कभी कोई और वजह, और इस तरह जब 14 मरतबा लगातार सुनवाई मुलतवी हो गई तब उमर खालिद के वकील ने बेल की एप्लीकेशन को सुप्रीम कोर्ट से वापस ले लिया था। एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का इन लोगों ने दरवाज़ा खटखटाया है और पहली तारीख 12 सितंबर की सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में तय हुई थी, लेकिन उस दिन ये बहाना बनाया गया कि इनकी फ़ाइल बहुत देर से सुप्रीम कोर्ट में पहुंची है और सुनवाई नहीं हो सकी। उसके बाद जब अगली डेट मांगी गई तो अब 22 सितंबर की तारीख तय की गई है कि 22 सितंबर को इन सब की बेल की एप्लीकेशन पर सुनवाई होगी। अब देखना यह है कि 22 सितंबर को सुनवाई हो पाती है, उस तारीख को भी आगे बढ़ा दिया जाता है। इधर एहतजाज और प्रोटेस्ट का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया है और जंतर मंतर पर बहुत सारे लोगों ने इन सब के हक़ में आकर आवाज़ उठाई है। इनकी फैमिलीज़ के अफराद ने भी आकर यहाँ पर आवाज़ उठाई है। इस बीच उमर खालिद के वालिद डॉक्टर कासिम रसूल इलियास का एक मजमून इंडियन एक्सप्रेस में शाया हुआ है और इस मजमून में उन्होंने सीधे सीधे UAPA को गलत ठहराया है। UAPA के खिलाफ मुल्कीर मुहिम चलाने का ऐलान किया है। डॉक्टर कासिम रसूल इलियास ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जो मुसलमानों की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, मुसलमानों का मुश्तरका प्लेटफॉर्म है, उसके नेशनल स्पोक पर्सन भी हैं। उसके अलावा वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के भी वो जिम्मेदार हैं। जमात इस्लामी से उनकी वाबस्तगी है। उन्होंने अपने मजमून में लिखा कि UAPA एक घटिया कानून है और 1967 में कांग्रेस ही इस कानून को लेकर आई थी। उसके बाद जब 26/11 का हमला हुआ यानी 2008 में, उस वक्त होम मिनिस्टर थे P चिदम्बरम, कांग्रेस की सरकार थी। उन्होंने इस दफ़ा को, इस कानून को और सख्त बना दिया और हमेशा सरकारों ने सबसे ज़्यादा मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस कानून का इस्तेमाल किया है। मौजूदा सरकार BJP हुकूमत भी इसी कानून का सबसे ज़्यादा मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करती है। अपने आर्टिकल में डॉक्टर कासिम रसूल इलियास ने यह भी लिखा कि ज़्यादातर जजेज़ जब बाहर जाते हैं, कॉन्फ्रेंस को ख़िताब करते हैं तो हमेशा कहते हैं बेल इज़ द रूल, जेल इज़ द एक्सेप्शन, लेकिन जब वो अदालत में होते हैं, फैसला सुनाते हैं, मुकदमा की पैरवी करते हैं तो बेल देने से पीछे हट जाते हैं। आखिर जुर्म क्या है इन सब का जिन्हें बेल नहीं मिल रही है? डॉक्टर कासिम रसूल इलियास का कहना है UAPA के ख़िलाफ़ मुल्क गिर मूवमेंट चलाने की ज़रूरत है, तहरीक चलाने की ज़रूरत है, ताकि इस कानून को ख़त्म किया जाए या कम से कम इस कानून का जो बेजा इस्तेमाल किया जाता है, जिसका कोई जुर्म नहीं होता या जिस पर यह कानून नहीं लगना चाहिए, उस पर भी यह कानून लगाया जाता है। इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा टाडा पोटा की तरह ही मुल्क गिर तहरीक चलना ज़रूरी है। टाडा पोटा भी एक ख़तरनाक कानून था, किसी को भी गिरफ्तार किया जाता था, उस पर टाडा या पोटा का कानून लगाया जाता था और फिर आसानी से उसकी रिहाई नहीं हो पाती थी। इस कानून के ख़िलाफ़ उन दिनों में ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल ने ज़बरदस्त तहरीक चलाई थी। पूरे मुल्क का दौरा क्या था, ख़ासतौर पर मौलाना काजी मुजाहिदुल इस्लाम कासिमी रहमतुल्लाह अलैह ने और डॉक्टर मंजूर आलम ने, और पूरे मुल्क में बेदारी देखी गई। उसके बाद उस कानून को वापस लेना पड़ा। अब UAPA भी एक ख़तरनाक कानून है, कुछ स्टेट में भी ख़तरनाक कानून है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर में कानून है जिसको PSA कहा जाता है, और मेराज मलिक के ख़िलाफ़ इसी कानून का इस्तेमाल करके उसे जेल में डाल दिया गया। जबकि मेराज मलिक एक पॉलिटिशियन है, MLA है, और वो अपने जनता के राइट्स के लिए
लिए आवाज उठा रहा था। पुलिस से उसकी बहस हो गई, लेकिन उस पर इस कानून का इतलाक करके उसको जेल भेज दिया गया और अभी तक मिराज मलिक जेल में है। पिछले दिनों मैंने उस पर एक वीडियो भी बनाई थी और पूरा बैकग्राउंड बताया था कि कानून कितना खतरनाक है। यूएपीए भी उसी तरह का खतरनाक कानून है, यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, ये पूरा कानून है और ज्यादातर मुसलमानों पर लगाया जाता है। नाम देख कर लगाया जाता है, मामला सेम होता है। हथियार रखने का मामला, किसी पर फायरिंग करने का मामला या किसी को धमकी देने का मामला, अगर वहां पर नाम मुसलमान होता है तो उस पर यूएपीए लगा दिया जाता है। नाम सुनील होता है, कुछ और होता है, उस पर यूएपीए नहीं लगाया जाता। अभी ताज़ा खबर है और पिछली वीडियो में भी मैंने इसका तस्करा किया था। सुनील नाम का एक बंदा है उत्तर प्रदेश के मथुरा का। उसने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को मारने की धमकी दी और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस जब उसे गिरफ्तार करने पहुंचती है तो उसके हाथों में हथियार है, बंदूक है और वो बंदूक के साथ ही इधर से उधर भागता है। किसी तरह पुलिस उस पर काबू पा लेती है, लेकिन उस पर यूएपीए नहीं लगा। सुनील की जगह उसका नाम कुछ और होता, यकीनन उस पर यूएपीए लग जाता। बहरहाल जंतर मंतर पर कल बड़े बड़े एक्टिविस्ट जमा हुए, जर्नलिस्ट जमा हुए, जो विक्टिम है उनकी फैमिली जमा हुई और उन सब ने मजबूती के साथ आवाज़ उठाई। वहाँ आरफा खानम शेरवानी भी मौजूद थी, योगेंद्र यादव भी मौजूद थे। इन सब ने क्या कुछ कहा और मिला टाइम्स की क्या ग्राउंड रिपोर्ट है, आप आगे उसे देखिए। हमारे साथ मीरान हैदर की बहन है। मीरान हैदर जो 2020 के दिल्ली दंगों में आरोपी बनाए गए हैं, पिछले 5 सालों से वो भी जेल में बंद है। पारिवारिक तौर पर क्या मुश्किलातों का सामना करना पड़ा, क्योंकि एक नौजवान बेटे का कह सकते हैं कि दूर चले जाना कहीं ना कहीं परिवार के लिए कुछ तकलीफ़ें ज़रूर होगी, कैसे देखिए, जब पर्सनल बात होती है तो फिर बहुत दर्द होता है। मेरी माँ नहीं है, जैसे कि आपको पता है कि मीरान जब सीएनआरसी का प्रोटेस्ट कर रहा था, जस्ट उसके 4 से 5 दिन पहले ही मेरी माँ का डेथ हो गया था। मेरी अम्मी नहीं है इस दुनिया में और मेरे फादर हैं, तो मेरे फादर पूरी तरह से अकेले पड़ गए। जब उन्हें अपने बेटे का सपोर्ट की ज़रूरत थी, उन्हें प्यार की अपनेपन की ज़रूरत थी, तब मीरान जेल में चला गया। और तब से लेकर इन 5 सालों में सिर्फ 10 दिन के लिए वो बेल पर आया था। मतलब मेरी बेटी का डेथ हुआ था तो उस पर, तो मेरे फादर उस टाइम गांव में ही थे, जाना नहीं हो पाया था, बस फ़ोन पे वीडियो कॉल पे बात हो पाई थी, क्योंकि अब 5 से 10 दिन के लिए आना, फिर कहाँ कहाँ जाता हो। हाँ, लेकिन मेरे फादर पे उसका मेंटली फिजिकली बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, क्योंकि एक नौजवान बेटा, हर फादर की ख्वाहिश होती है कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर कामयाब होगा, बड़ा होगा, उसकी शादी ब्याह होगी, उसके बच्चे होंगे, उसकी एक अपनी लाइफ होगी। लेकिन मेरे फादर जो सपने देखे थे वो सब कुछ कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुका है। मेरे फादर बहुत लो फील करते हैं, बीमार भी बहुत रहते हैं, जैसे उनको किडनी का प्रॉब्लम हो रहा है, डायलिसिस वगैरह पे भी मतलब मे भी होना शुरू हो जाए। और दूसरी ये चीज़ की एक चीज़ ये बोलेंगे कि जब भी ज़मानत की बात आती है या जिस दिन मीरान का डेट मिलता है, उस दिन मेरे फादर सुबह से फ़ोन करते हैं कि क्या हुआ शमा, कुछ पता चला। हमारे साथ अतर खान के मामू जी जुड़ चुके हैं। सर, कैसे? बेल नियम है, जेल अफवाद जुमला लगता है हमको, क्योंकि जितने पूर्व न्यायाधीश हैं या जितने मौजूदा न्यायाधीश हैं, जब वो चले जाते हैं या कोई वो बड़ी कॉन्फ्रेंस करते हैं या कहीं मुल्क से बाहर जाते हैं और वो अपना लेक्चर देते हैं, तो वो ये बताते हैं कि जेल नियम है, बेल अफवाद, लेकिन वो नज़र नहीं आता। हमारे मामलों में कम से कम नज़र नहीं आता, मुसलमानों के मामले में नज़र नहीं आता। जब तक वो नज़र नहीं आएगा तो लोगों में, या हिंदुस्तान की जो 20% आबादी जो मुसलमान है, उसको आप इस बात का यकीन कैसे दिलाएंगे कि जेल नियम है, बेल अफवाद? जब तक हमें न्याय नहीं दोगे तो उसमें यकीन नहीं आएगा। उसके लिए हमें बेल मिलनी चाहिए। हमारे साथ ताहिर हुसैन के बेटे जुड़ चुके हैं, जो कि दिल्ली दंगों के दौरान ये भी आरोपी बनाए गए थे और लंबे वक्त से जेल में बंद हैं। हालांकि चुनाव के दौरान, जब दिल्ली विधानसभा के चुनाव थे, तो उस दौरान कुछ पलों के लिए ज़रूर बेल मिली थी। सबसे पहले इनसे बातचीत करते हैं। सर, कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, क्या कहेंगे? देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ इस मामले को लेकर कि 5 साल से जो मेरे वालिद जेल के अंदर बंद हैं, आज उनको 2030 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं और 5 साल 7 महीने उनको गुजर चुके हैं। तो उनके ऊपर जो ये झूठे मुकदमे लगाए गए हैं और उनको जो है बेल नहीं दी जाती, और इसमें अभी तक केस में ट्रायल भी शुरू नहीं करा। भाई, अभी 5 साल बीत चुके, कम से कम बेल तो हमको दे दीजिए आप, केस तो हमारा चलता रहेगा। ना तो उसमें ट्रायल शुरू हो रहा है, ना बेल दी जा रही है, और हमारे अलावा जितने भी हमारे बाकी के लोग हैं वो सब लोग भी बंद हैं। शिकायत किससे है? शिकायत बस ये अभी जो चल रहा है मामला, हमारे तो यही उम्मीद है कि न्याय व्यवस्था जो है ज़रूर हमारे साथ जल्दी इंसाफ करे, और हम यही गुहार लगाते हैं कोर्ट से कि हमारे साथ में जल्दी इसमें ट्रायल शुरू हो और जल्दी इसमें फैसला भी आए। अच्छा, बिना किसी ट्रायल के, बिना कह सकते हैं किसी चार्जशीट के, कहीं ना कहीं लंबे वक्त से जो तमाम लोग हैं जो दिल्ली दंगों में आरोपी बनाए गए वो जेल में बंद हैं,
लेकिन न्यायपालिका में लगातार सुनवाई टलती रही, इसको कैसे देखते हैं? भाई जब कुछ है नहीं तो क्या दिखाएंगे ये, जब इन्होंने कुछ करा ही नहीं तो क्या दिखाएंगे? झूठे इल्जाम हैं, झूठे मंत्री हैं, जो दंगा भड़काने वाले वो तो हैं ही नहीं। परेश शर्मा हैं और कौन ठाकुर है, क्या नाम है उसका, इसमें अनुराग ठाकुर, और एक और था, इसमें 3-4 जने हैं। तो ये तो अभी मौजूदा सरकार में मंत्री हैं आप। हाँ, तो इस सरकार की नीति है कि जो मुसलमान को जितना बुरा कहेगा वो उसे इतनी ऊंची पोस्ट मिलेगी। मुसलमान को बुरा कहो और पोस्ट पाओ, बस। अच्छा, मेरा सवाल रहेगा कि गुलफिशा फातिमा जो कि काफ़ी लंबे वक्त से कहीं ना कहीं जेल में बंद है, उनसे जब बात होती है तो वो किस तरीके से अपनी बातों को रखती हैं, क्या बातें होती हैं? कुछ नहीं, हमारी फैमिली की बात होती है और कोई बात नहीं होती। क्या उन्होंने कभी अपने दर्द को बयां किया या आपको हिम्मत दी, ऐसा कुछ? अरे हमें ही हिम्मत दी उसने, और जो कुछ टैलेंट भरा वो उसी ने भरा है। वो टैलेंट का पुतला है, बहुत टैलेंट है उसके अंदर, और जिस जगह भी जाएगी वो अपना नाम ऊंचा करेगी। मैं सबसे पहले तो कहना चाहती हूँ कि वो विक्टिम नहीं है। सबसे पहली बात तो मुझे अपनी वोकेबलरी भी, अपनी खुद की वोकेबलरी मुझे दुरुस्त करनी होगी, अपनी शब्दावली। जब मैं टीवी के कार्यक्रम करती हूँ, जब मैं अपनी बात कहती हूँ, तो मैं कहूँगी कि वो विक्टिम नहीं है, वो पीड़ित नहीं है, वो रक्षक है, वो डिफेंडर्स हैं। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहती हूँ ये कहते हुए कि मैं यहाँ पर आई हूँ कुछ कहने नहीं। मैं जो यहाँ फैमिलीज़ आई हैं, जो रक्षकों की, डेमोक्रेसी डिफेंडर्स की फैमिलीज़ हैं, वो माएँ और वो बाप और वो बहन और वो भाई हैं जिन्होंने ऐसे बेटे और बेटियों को जन्म दिया जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को डिफेंड कर रहे हैं। मैं उन्हें सलाम कर रही हूँ। तो सबसे बड़ी बात तो मैं यही कहना चाहती हूँ। दूसरे, मैं ये नहीं कहना चाहती कि मैं उन्हें कोई आशा देने आई हूँ, कोई उम्मीद देने आई हूँ, कोई ढांढस बनाने आई हूँ। मैं यहाँ ये कहना चाहती हूँ कि मैं उनसे कुछ उम्मीद लेने आई हूँ। मैं उनसे ये पूछने आई हूँ कि जब आपके जीवन में, आपके दिन में जो सबसे अंधेरे, सबसे डार्क जो लम्हे होते हैं, आप उन्हें कैसे फेस करते हैं? जब उमर की माँ को उमर की याद आती है, जब खालिद सैफी की बीवी को खालिद सैफी की अपने पति की याद आती है, जब बच्चे उनके बिना बड़े हो रहे हैं और जब वो दर्द सहना मुश्किल होता है तो वो क्या करते हैं? और मैं ये उम्मीद और ये एक शिक्षा उनसे इसलिए लेने आई हूँ क्योंकि अक्सर ऐसा होता है आजकल कि जब मैं कोई बात कर रही होती हूँ, कई दिन मेरे पास ऐसे आते हैं जब मैं कैमरे के सामने बैठी होती हूँ, माइक मेरे पास होता है और मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं होता क्योंकि मैं इतनी निराशा से भरी होती हूँ। तो मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब आप निराशा से भर जाते हैं तो आप क्या करते हैं? आप मुझे वो उम्मीद दीजिए ताकि वो मैं उम्मीद फिर उन लाखों लोगों तक पहुँचाऊँ जिनको हो सकता है आप तक उनकी पहुँच नहीं है, लेकिन मुझे लाखों लोग देखते हैं और मैं उस उम्मीद को, उस रोशनी को, उस आशा को, उस उत्साह को मैं उन तमाम लोगों तक पहुंचाऊं। सर, ये प्रदर्शन जो जुटा है दिल्ली दंगों में, जो आरोपी बनाए गए थे लोग, उनकी रिहाई के लिए, उनकी आवाज़ को उठाने के लिए कैसे देखते हैं? ये ज़रूरी है क्योंकि जब बहुत जुल्म होता है और जब न्यायपालिका भी जुल्म करती है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना ज़रूरी है। तो इसलिए अच्छी बात है जब लोग आवाज़ उठाते हैं और न्यायपालिका के गलत काम के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो फिर न्यायपालिका के ऊपर थोड़ा प्रेशर पड़ता है सही काम करने के लिए। आने वाले जो समय है उसमें इन तमाम लोगों के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि काफ़ी लंबे समय से ये जेल में बंद हैं, इनकी रिहाई के लिए तमाम कोशिशें की गई, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सुनवाई ढंग से हो नहीं पाई और बेंच भी बदले गए लेकिन ज़मानत नहीं मिली, और वो भी बिना किसी चार्जशीट के। पुलिस भी कोई ठोस सबूत, कोई ठोस। अभी तो हम लोगों को कोशिश करते रहना है और आखिर में तो देखिए सरकार जब बदलेगी तो सब कुछ बदलेगा। ये कहा गया कि इन लोगों ने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया था इसलिए बेल नहीं दी जाएगी,
तो जो ग्राउंड्स बताए गए, जबकि इस केस की हाई कोर्ट में जो प्रोसीडिंग्स हमने देखी कि 2021 से ये केस हाई कोर्ट में चलने शुरू हुए। पहले जो जज साहब आए सिद्धांत मृदुल, वो उन्होंने इस केस की तकरीबन साल भर सुनवाई करी, 6 से 8 महीने इसका ऑर्डर रिजर्व रखा, फिर वो मणिपुर के चीफ जस्टिस बन गए। फिर जस्टिस केत आए, उन्होंने साल 1.5 साल सुनवाई करी, फिर उन्होंने 6 से 8 महीने ऑर्डर रिजर्व रखा और फिर वो चीफ जस्टिस बन गए मध्य प्रदेश के। 3 साल से 4 साल के बीच में ये जजमेंट हाई कोर्ट से आया और जिसको डिलीवर करने में सिर्फ 5 सेकंड का टाइम लिया गया। जो सेकंड जज थी उन्होंने उसको प्रोनाउंस किया और सिर्फ एक सेंटेंस में प्रोनाउंस किया गया और उसके बाद वापस चली गई। जो ऑर्डर आया है राइटिंग में, वो ऑर्डर अपने आप में बात ये करता है कि साहब ये लोग कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे। तो कॉन्स्पिरेसी क्या थी? क्रिएशन ऑफ व्हाट्सएप ग्रुप इज़ अ कॉन्स्पिरेसी, क्रिएशन बिल्डिंग अ प्रोटेस्ट साइट इज़ अ अगेंस्ट अ डिस्क्रिमिनेटरी लॉ इज़ अ कॉन्स्पिरेसी, लेकिन उसको कोई क्लैरिफाई नहीं किया गया। तो इस पूरे हाई कोर्ट के ऑर्डर से जिस तरीके से भारतीय लीगल सिस्टम का, इंडियन जुडिशरी और इंडियन लीगल सिस्टम को पे फ़र्क पड़ा है, जो उसकी इमेज डिस्ट्रॉय हुई है, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसको रिपीट नहीं करेगा और हमारे दोस्तों को जल्द से जल्द दे देगा। ये जो मुकदमा चल रहा है उमर खालिद के नाम से 10 लोगों पे जो मुकदमा चल रहा है, ये उमर खालिद पे नहीं है, ये इन 10 साथियों पे मुकदमा नहीं चल रहा है, ये हिंदुस्तान की न्याय व्यवस्था पे मुकदमा चल रहा है। इस वक्त कटघरे में ये 10 लोग नहीं हैं, कटघरे में हिंदुस्तान का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है। और अफसोस कि अब तक इस मुकदमे में हिंदुस्तान का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम फेल हुआ है। अगर मुकदमे का फैसला किसी के खिलाफ है तो इनके खिलाफ है। मगर याद रखिए 1976 का वो जो एडीएम जबलपुर का मुकदमा था, उसमें कोई याद नहीं रखता कि वो 4 जज कौन थे जिन्होंने सरकार की हाँ में हाँ मिलाई थी। मैं आपको याद दिला देता हूं वो कौन थे। बाद में बहुत बड़े बड़े नामी लोग बने थे वो। उसमें पीएन भगवती थे, उसमें एएन रे थे, उसमें वाईवी चंद्रचूड़ थे, उसमें एचएम बेग थे। इन 4 शख्सों ने, जो हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जज थे उस वक्त, इन्होंने हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया था और कहा था कि इमरजेंसी में हेबियस कॉर्पस नहीं हो सकता। मतलब आपको पकड़ के गोली मार दी जाए तो आप अदालत में आके पूछ नहीं सकते कि मेरा बेटा कहां गया। इन 4 जजों ने फैसला दिया था। इतिहास इन 4 को याद नहीं रखता। इतिहास उस एक शख्स को याद रखता है जिसने हिम्मत से कहा था ये झूठ हो रहा है, और वो थे जस्टिस एचआर खन्ना। आज उस एचआर खन्ना की तस्वीर कोर्ट नंबर 2 में है, इन 4 शख्सों की तस्वीर नहीं। आज उस एचआर शख्स खन्ना की स्मृति हमारे मन में है, इस देश की आत्मा में है, इन 4 लोगों की नहीं। इन 4 में से 2 ने बाद में माफी भी मांगी। भगवती ने कहा मुझे शर्म आती है, मैंने जजमेंट दिया। वाईवी चंद्रचूड़ ने माफी मांगी बाद में, जहां तक मुझे याद आता है। और वाईवी चंद्रचूड़ के बेटे ने अपने बाप के जजमेंट को पलटा सन 2019 में। इतिहास उसे याद रखता है। इसकी भी माफियां आएंगी। मुझे नहीं पता आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, और सच कहूं तो मुझे बहुत परवाह नहीं है। हम जानते हैं क्या होता है, इससे फालतू मैं नहीं कहूंगा। मगर याद रखिए, इतिहास इस बात को याद रखेगा कि जब हिंदुस्तान की जुडिशरी पर मुकदमा चल रहा था तो क्या हुआ था। तो और भाषण नहीं दूंगा। तो आपने सुना आरफा खानम शिरवानी को, आपने सुना योगेंद्र यादव को, दूसरे एक्टिविस्ट को। उसके अलावा ये जो विक्टिम्स है, खा मीरान हैदर की बहन है या तस्लीम की बेटी है या गुलफिशा फातिमा के रिश्तेदार है, इन सब ने जिस तरह अपना दर्द बयान किया है, अपने दुख का इजहार किया है, उसे सुनकर यकीनन रोना आ जाएगा। ख़ासतौर पर मीरान हैदर की बहन जिस तरह बोल रही है, उसकी माँ का इंतकाल हो चुका है, उसके बाप बेहद परेशान रहते हैं, और मीरान हैदर जिस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं वो पार्टी
भी उनके लिए आवाज़ नहीं उठा रही है। आरजेडी के यूथ लीडर थे दिल्ली में मिरान हैदर और तेजस्वी यादव हो या आरजेडी के दूसरे रहनुमा हो, हमेशा खामोश नजर आते हैं। आप किस बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मुझे दीजिए इजाज़त। मिला टाइम्स की मंथली सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, मेंबरशिप ले लीजिए। यहाँ QR कोड मौजूद है या डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए।